हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सिटी कंपिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और आज की क्लास में लगातार, जैसे कि आप जानते हैं, बातें कर पा रहे हैं मराठा काल की, मराठा राज्य की। उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पिछला क्लास कैसा गया था, क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने शिवाजी से संबंधित बहुत सारी बातें की थी, जिसमें आपको देखने को मिला था प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें से केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन देखे थे। ठीक है, क्या क्या बातें हुई थी। तो शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलेगा तो जो छत्रपति वो सर्वोच्च होता था, और छत्रपति या शिवाजी की हेल्प के लिए अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 8 मंत्रियों का ग्रुप होता था। पेशवा सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रधानमंत्री का रोल प्ले करते थे। जो सभी अष्टप्रधान में से जितने भी अन्य मंत्री हैं, उनका जो है कंट्रोल पेशवा के अंतर्गत देखने को मिला था। अमात्य वहीं पर वित्त मंत्री थे। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा इसी अमात्य के अंतर्गत देखने को मिला था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री थे। विदेशों से अगर कांटेक्ट करना है तो सुमंत करेंगे। वाक्य नवीस राजा राज्य के दैनिक कार्य का लेखा जोखा, उस समय क्या घटनाएं चल रही हैं हर दिन, उस घटनाक्रम को वो लिखते थे। चिटनिस या सुरनवीस जो है राजकीय पत्रचार का कार्य करते थे। और वहीं पर सर ए नौबत एक प्रकार का सेनापति था, जो सेना के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे, और सेना की भर्ती, सेना की वेतन, सेना की जितने भी मांगे हैं वो पूरी करते थे। पंडित राव धर्म एवं दान से विभाग से संबंधित जो है मंत्री थे। न्यायाधीश न्यायकर्ता, न्याय करने वाले। लेकिन मैंने ये भी कहा था सर्वोच्च न्यायकर्ता छत्रपति ही रहेंगे। चलिए, साथ ही साथ मैंने प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की बात कही थी। प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी प्रांत, जहाँ पर सूरत से लेकर पूना तक का जो स्थान है वो उत्तरी प्रांत के अंतर्गत आता है, और इसके प्रमुख के रूप में एक व्यक्ति को बैठाया गया था, और वो मोरोपंत पिंगले। दक्षिणी प्रांत समुद्री तट एवं दक्षिण कोकर के जो स्थान है वो सब जो है दक्षिणी प्रांत के अंतर्गत आते थे, और अन्ना जी दत्तो को इनका प्रमुख बनाया गया था। वहीं पर दक्षिणी पूर्वी प्रांत के अंतर्गत हमने देखे थे कि सतारा, कोल्हापुर, दल्लौर आदि जो स्थान पर दत्ता जी पंत को प्रमुख बनाया गया था। तो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए हर वो स्थान पर, हर वो जो तीनों प्रांत पर व्यक्ति बैठाया गया था। वहीं पर हमने सैन्य प्रशासन की बातें कही थी, जहाँ पर सर ए नौबत सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। सैन्य प्रशासन में एक प्रकार के सेनापति होते हैं। सेना में पैदल सेना आपको देखने को मिलेगी शिवाजी की। इनको पाइक या पाइक के नाम से भी जाना जाता है। घुड़सवार सेना, नौसेना, पागा, एक मैंने पागा की बात की थी। तो शिवाजी का एक प्रकार का स्थायी सेना था, और वेतन इनको मिलता था अस्त्र राज्य से ही प्रोवाइड होता था, जिनकी संख्या लगभग 30,000 से 40,000 की थी। सर ए नौबत सबसे प्रमुख थे, सबसे ऊपर थे। उसके नीचे पंच हजारी, उसके नीचे 1,000, उसके नीचे जुमलादार, उसके नीचे हवलदार, और हवलदार के नीचे, ठीक है, 25 घुड़सवार थे। वहीं पर जुमलादार के नीचे, अगर जुमलादार किसको कंट्रोल करता है, 5 हवलदार को कंट्रोल करता था। ठीक है, और वहीं पर 1,000 जो है 10 जुमलादार को कंट्रोल करता है। पंच हजारी 5 1,000 को कंट्रोल कर रहा था। तो ये बातें हमने सैन्य प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिली। साथ ही साथ सिहलदार एक प्रकार की बातें की थी, जो असैनिक अर्ध सैनिक, ठीक है, अस्थायी सैनिक थे। और युद्ध के समय ये समय समय पर बुलाया करते थे। जब भी युद्ध होता है मराठों से किसी से, तब इनको बुलाया करते थे, और लूट का आधा पैसा ये खुद ले लेते थे। ठीक है, पेमेंट नहीं दिया जाता था। और साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र खुद लाना पड़ता था इन सैनिकों को, बाहर के सैनिकों को, और इसको सिहलदार के रूप से जाना जाता है। वहीं पर किले की सुरक्षा के लिए हमने 3 सैनिकों की बात कही थी, हवलदार, सर ए नौबत, सबनीस।
हवलदार जहां पर किले की आंतरिक रक्षा करता है, वहीं पर सर ए नौबत सैनिक का नेतृत्व करता है। किले का पत्र व्यवहार, रसद आदि की जो है लेखा जोखा सब नसीब के अंतर्गत देखने को मिलती है। हवलदार और सब सर ए नौबत दोनों का जो पोस्ट है वो मराठा को प्रोवाइड था, दोनों का जो पोस्ट मराठा को ही मिलता था, लेकिन सबनीस का जो पोस्ट है वो ब्राह्मण को दिया जाता था। ये बातें भी आप याद रखें। साथ ही साथ मैंने कहा था भू राजस्व प्रणाली देखे थे, और भू राजस्व प्रणाली में कर एवं या फिर जिसको टैक्स कहा गया है, कर या टैक्स व्यवस्था की बातें हमने की थी। और इस कर या टैक्स व्यवस्था में चौथ की बातें की थी, और चौथ कहाँ से लिया जाता था? पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला ऐसा कर है कि बाद में उनको वचन दिया जाता है कि भविष्य में उन राज्य पर हमला नहीं की जाएगी, क्योंकि भाई उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, जिसके कारण से यहाँ मराठों से टैक्स नहीं ली जाती थी। वहीं हमने दूसरी बात की थी सरदेशमुख, जो आय का, राज्य की आय का कितना था भाई साहब? राज्य की आय का 1/10 भाग था, और देशमुखों से ये लिया जाने वाला कर था। जागीरदार, जमींदार, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनसे ये क्या लेते हैं? सरदेश मुखी लेते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लेते हैं छत्रपति। उसको हमने देखे थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके थे, तो पूरा शिवाजी की बातें यहाँ पर देखने को मिली। आगे की हम बातें जब करेंगे तो वो क्या होगी भाई साहब? आगे की बातें क्या होगी? आगे की बातें होगी आपकी शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, तो वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 9th पार्ट देखने को मिलेगा, आज 9वां भाग देखने को मिलेगा। मराठा से संबंधित बातें रहेगी। तो हम बातें करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। चलिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी याद रखिए। ठीक है, शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी, शिवाजी की मृत्यु, शिवाजी का जो देहांत हुआ था, वो कब हुआ था भाई साहब? 1680 में। और ये भी आपको याद रखना कि शिवाजी के देहांत के बाद उत्तराधिकारी पद किसको प्राप्त होंगे, क्या होंगे, वो हम बातें करेंगे। लेकिन याद रखिए अपने जीवन काल में शिवाजी ने किसी को उत्तराधिकारी सौंपा नहीं था। हालांकि इनके दो पुत्र थे। एक पत्नी का अगर नाम याद रखें, पत्नी, शिवाजी की पत्नी का नाम है सोय सोयराबाई, सोयराबाई। और शिवाजी के पुत्र, पुत्र कितने थे भाई साहब? पुत्र दो थे। ठीक है, कितने थे पुत्र? दो पुत्र थे। एक था संभाजी, संभाजी जो बड़े पुत्र थे, हो सकते हैं बड़ा पुत्र है। और वहीं पर दूसरी बात करें तो राजाराम, राजाराम जो कि क्या है? छोटा पुत्र, छोटा पुत्र। याद रखिए जब शिवाजी थे तो राजा राम को कोकण का क्षेत्र प्राप्त था, कोकण का क्षेत्र प्राप्त था। ठीक है, कोंकण का क्षेत्र प्राप्त था किसको? राजा राम को। और शिवाजी के मृत्यु के बाद, याद रखिए शिवाजी के मृत्यु के बाद इनकी जो माता है, याद रखिए इनकी जो माता है, और माता कौन है भाई सब? सोहराबाई। इनकी माता ने क्या किया? इनका राज्यभिषेक कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इनका राज्यभिषेक करके इनको छत्रपति बना दिया।
लेकिन बहुत सारे वहाँ के जो मराठा सरदार थे, बहुत सारे जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा राम शासक बने, राजा राम छत्रपति बने शिवाजी के बाद। तो संभाजी को क्या किया, यहाँ के जो एक मराठा सरदार जिसका नाम है हमीर मोहिते, हमीर मोहिते नामक एक मराठा सरदार, क्या है, मराठा सरदार, मराठा सरदार के इस नेतृत्व में हमीर मोहल्ले के नेतृत्व में संभाजी को क्या बनाते हैं, नेक्स्ट छत्रपति बनाते हैं, नेक्स्ट शासक बनाते हैं, नेक्स्ट छत्रपति बनाते हैं, नेक्स्ट शासक देखने को मिलता है। चलिए, समझ गए मेरी बातें। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, यहां पर जैसे कि स्थिति कैसी थी पहले, हम भारत की स्थिति जान लें तो पहले की बात करें तो ये स्थान पूरा किसका है भाई साहब, ये पूरा स्थान किसका है, ये मराठों का स्थान है, मराठा राज्य बन गए हैं, अब क्या बन गए हैं, मराठा राज्य। और यहां पर आपको क्या देखने को मिला था, यहीं पर आपको गोलकुंडा, यहीं पर बीजापुर देखने को मिला था, ये बीजापुर है, बीजापुर और गोलकुंडा, ये है गोलकुंडा। ये है आपका दिल्ली आगरा के स्थान पर मुगल साम्राज्य, क्या चल रहा है भाई साहब, मुगल साम्राज्य चल रहा है। और मुगल साम्राज्य में, ठीक है, मुगल साम्राज्य में जो औरंगजेब है वो क्या चाहते थे, औरंगजेब, औरंगजेब क्या चाहते थे, मैंने यही बात की थी, मराठा वर्सेस बीजापुर हुआ था जब शिवाजी के समय थे, और मराठा में छत्रपति नेक्स्ट छत्रपति अभी जो बन गए हैं, ठीक है, वो है संभाजी बनेंगे, संभाजी बनेंगे। जब संभाजी के समय की हम बातें करें, ठीक है, तो संभाजी के समय बातें करें तो मुगल साम्राज्य ने क्या किया था, बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को जीतकर इस मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जैसे कि शिवाजी की मृत्यु हुई, शिवाजी का देहांत हुआ, उनके बाद छत्रपति संभाजी बने, तो एक प्रकार से कमजोर थे, ठीक है, शिवाजी जैसे ताकत नहीं है किसी में, याद रखिए। पेशवा जो बाजीराव प्रथम और शिवाजी, मराठा में दो ही व्यक्ति एक प्रकार के जो है बलशाली है, एक प्रकार के योग्य शासक है, एक योग्य जो है मराठा राज्य में योग्य शासक है, और वो क्या है, वो कौन है, एक तो शिवाजी थे, दूसरी बात बाजीराव प्रथम देखने को मिलेगा। ये संभाजी उतने जो है प्रभावशाली नहीं थे, इसके कारण से मुगल साम्राज्य का क्या किया गया है, मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे एक्सटेंड हुआ और दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अपने हत्थे ले लिया। कहने का मतलब बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में विलीन हो गया। तो स्थिति अब कैसे बनेगी, पहले तो ऐसा था, हमने देखे थे जो है शिवाजी के समय, अब स्थिति कैसे बनेगी, अब स्थिति ये है कि यहाँ पर अब पूरे स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, ये पूरा का पूरा अब हो जाएगा मुगल साम्राज्य। ये जो स्थान आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोलकुंडा है, बीजापुर है, उनको मिला लिया गया था और ये पूरा स्थान हो गया था किसका, मुगल साम्राज्य का, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पहले पहले क्या होता था, मराठा राज्य, पहले मराठा राज्य वर्सेस बीजापुर के मध्य युद्ध होते थे, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के साथ भी मराठाओं का युद्ध हुआ है। अभी हम देखेंगे अभी हम देखेंगे इनका युद्ध अंग्रेजों के मध्य भी होने को देखने को मिलता है, जैसे फिर आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य अब डायरेक्टली युद्ध होंगे, पहले तो बीच में बीजापुर वगैरह आ जाते थे,
लेकिन अब डायरेक्टली संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा, डायरेक्टली युद्ध देखने को मिलेगा इसके अंदर का, तो वो भी हम बातें करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। सोराबाई जो है ये पत्नी है, दो पुत्र संभाजी और राजा राम। राजा राम को कोपा का क्षेत्र का जो है ये प्राप्त था, उनको जागीर प्राप्त था। और शिवाजी की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इनको राजा राम को ही राज्याभिषेक कर दिया, लेकिन बाद में हमीर मोहल्ले के नेतृत्व में कहा जाता है कि मराठा सरदार और मराठा लोग खुश नहीं थे, जिसके चलते जिसके चलते संभाजी उनके बड़े पुत्र, हक बड़े पुत्र का होगा ऐसे करके, बड़े पुत्र जो है संभाजी को क्या बनाया गया था, शिवाजी का उत्तराधिकारी सौंपा गया था। कहने का मतलब शिवाजी के बाद जो बनेंगे वो कौन बनेगा, ठीक है, वो बनेगा संभाजी। तो हम देखते हैं, ठीक है, शिवाजी के बाद क्या क्या बातें हुई हैं, देखिए करके हम पहले इनके कौन कौन से उत्तराधिकारी है, ठीक है, नेक्स्ट वो हम बात कर लेते हैं। तो छत्रपति युग देख रहे थे, छत्रपति युग जिनका समय काल सन 1674 और सन 1674 में शिवाजी ने क्या किया था, राज्याभिषेक किया था रायगढ़ में, और यहीं से मराठा राज्य की स्थापना कर दी गई थी, जो चला था 1713 ईस्वी तक। इनमें बातें करें तो सबसे फर्स्ट हमने शिवाजी के बारे में बातें की थी, शिवा जी के बारे में, और शिवाजी का समय काल 1674 से लेकर इनकी मृत्यु तक 1680 तक ये यहाँ के छत्रपति बने रहे। याद रखिए, जितने भी मराठा में शासक बनेंगे वो छत्रपति कहलाएंगे या पेशवा कहलाएंगे, बाद में वो भी हम देखेंगे। शिवाजी के देहांत के बाद, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, इनका पुत्र संभाजी संभाजी क्या बनते हैं, नेक्स्ट शासक बनते हैं, और वो बनते हैं 1680 से लेकर 1689। संभाजी के उपरांत जो शासक बनेंगे वो है राजा राम, उनके शिवाजी का दूसरा पुत्र, शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम 1689 में 1700 के आसपास से बनते हैं। हालांकि राजा राम को पहले ये जो है मौका मिला तो था लेकिन नहीं बने, लेकिन बाद में ये जरूर बन पाया। फिर उसके बाद शिवाजी, ठीक है, शिवाजी सेकेंड, और शिवाजी सेकेंड कौन है भाई साहब, ये राजा राम का ही पुत्र है। क्योंकि ये नाबालिग थे, इसलिए इसलिए साथ देने के लिए इनकी माता शिवाजी सेकंड की माता ताराबाई साथ में थी, ठीक है। और ताराबाई और शिवाजी का समय काल अगर बात करें तो ये 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक देखने को मिला था, जहां पर इसी समय औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। अब जानते हैं इस बात को। फिर बाद में हम देखें तो ये है साहू जी, ठीक है, साहू जी को साहू के नाम से ही जाना जाता है। 1707 से लेकर 1749 के आसपास हम बात करेंगे। तो ये शिवाजी है, शिवाजी की ये क्या है भाई साहब, ये बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र है। शिवाजी का ये भाई साहब राजा राम छोटा पुत्र है, छोटा पुत्र है, ये भी याद रखिए। संभाजी का पुत्र साहू साहू है, ये इनके पुत्र है। राजा राम का जो पुत्र है वो कौन है, ठीक है, वो शिवाजी सेकेंड है, जो कि ताराबाई इनकी माता है। इनकी शिवाजी सेकेंड के मतलब राजा राम की पत्नी ताराबाई और शिवाजी शासन पर रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातें, और मैं दोहराऊं, मैंने कहा शिवाजी के बाद उनके बड़े पुत्र कौन, संभाजी बनेंगे। संभाजी के बाद शिवाजी का छोटा पुत्र राजा राम बनेगा, और राजा राम का भी पुत्र शिवाजी सेकेंड जो है वो बनेंगे, और शिवाजी सेकेंड के बाद संभाजी का पुत्र साहू बनेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखें। और साहू के बाद, ठीक है, ये चीजें भी याद रखने हैं, साहू के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, पेशवाओं का युग हो जाता है, पेशवाओं का युग, ठीक है। उसको हम देखें, इसको भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे।
यहाँ मैंने कहा पेशवाओं का युग, और पेशवाओं के युग के अंतर्गत 1713 से लेकर 1818 ईस्वी तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहली हम बात करेंगे वो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्या है? बालाजी विश्वनाथ, जिनका समयकाल 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक देखने को मिलता है। उसके बाद जो बनेंगे वो है बालाजी प्रथम, सॉरी बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम का समयकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। और बाजीराव प्रथम के बाद आपको जो है बाजीराव देखने को मिलेगा। देखिएगा, बालाजी कैसा भाई साहब? बाजीराव। ठीक है, और बाजीराव का जो समय काल 1740 से लेकर 1761 में देखने को मिलेगा। और इसी 61 में आपको पानीपत का थर्ड युद्ध, तृतीय युद्ध भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हम करेंगे पेशवा युग की, और आगे भी है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं किस पर? छत्रपति युग की बातें करेंगे। फिलहाल शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी की बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें? तो दूसरे नंबर पे जो है वो है संभाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, और जिनका समय काल जैसे कि मैंने कहा 80 से लेकर 89। ठीक है, 1680 से लेकर 89। तो इनके बारे में क्या क्या बातें हैं? तो मैंने कहा जैसे कि शिवाजी का बड़ा पुत्र, ये क्या है भाई साहब? शिवाजी का क्या है? बड़ा पुत्र था, पहली बातें। दूसरी बातें, ठीक है, देखिए शिवाजी और कहने का मतलब है सॉरी संभाजी और जो मुगल है उनके बीच जो रिश्ता है वो थोड़ा अच्छे बन गए थे। ठीक है, उनके बीच जो रिश्ता है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखिए, ये पूरा एरिया किसका हो गया था? अब पूरा एरिया मुगलों का हो गया है। ये पूरा एरिया किसका हो गया है? मुगल का हो गया है। और ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक जो एरिया था वो किसका हो गया है? वो मराठा का हो गया है, मराठा। हालांकि इनके बीच देखिए, अब दोनों चाहेंगे, देखिए दोनों चाहेंगे, मराठा भी चाहेंगे कि वो राज्य के विस्तार करें, और राज्य के विस्तार के चलते देखिए मराठा मैसूर से भी जो है युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, मराठा मैसूर के बीच हमला देखने को मिलता है। मराठा यहाँ पर जो है इस तरह पर भी बंगाल देखेंगे, बंगाल से भी वो लड़ते हैं, और बंगाल के जो उड़ीसा क्षेत्र को भी प्राप्त कर लेते हैं। मुगल से भी लड़ते हैं, अंग्रेजों से भी लड़ते हैं। याद रखें, मराठा जो है मैसूर से लड़ते हैं, मुगल से लड़ते हैं, बंगाल से लड़ते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं। वहीं पर मुगल भी राज्य का विस्तार और करना चाहेगी, उनको ये पूरा जो है एरिया चाहिए। ठीक है, राज्य का विस्तार करना चाहेगी। चलिए, तो मैंने बात किया संभाजी के समय, संभाजी के समय, संभाजी के समय मराठा और मुगलों के बीच का रिश्ता, मराठा एवं मुगल, मुगल का जो रिश्ता है, रिश्ता या मुगल का जो संबंध है, मराठा और मुगल का जो संबंध है वो क्या थे भाई साहब? अच्छे थे। ठीक है, अच्छे से दोनों रहते थे। चलो अपना अपना राज्य जो है देखते हैं, अच्छे से जो है क्या करेंगे, रहेंगे, इस प्रकार से उन्होंने ये किया था। लेकिन जब बात आती है, ठीक है, एक चीज और, कि संभाजी को
संभाजी को जो है औरंगजेब ने क्या किया था भाई साहब। औरंगजेब संभाजी को औरंगजेब ने क्या किया था। औरंगजेब ने, कहने का मतलब है मुगल ने 7,000 मनसब मनसब भी क्या किए थे, प्रदान किए थे। 7,000 जो है का उच्च पद, 7,000 का क्या किया था, मनसब क्या किया था भाई साहब, प्रदान किया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। संभाजी को किसने किया था, औरंगजेब ने 7,000 का मनसब प्रदान किया था, क्योंकि मराठा और मुगल के बीच रिश्ते अच्छे थे, अच्छे नजर आ रहे थे। लेकिन इस रिश्ते में खटास कब आने लगी। ठीक है, इस रिश्ते में खटास कब आ गया भाई साहब। खटास आ गया कब, जब आपको देखने को मिलेगा, आपको पता है एक चीज आप जानते ही हैं कि औरंगजेब की मैं बात करूं, औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय इनके जो पुत्र थे, औरंगजेब का जो पुत्र था वो था अकबर। क्या है, अकबर सेकेंड। ठीक है, समझिएगा पूरी बात है। औरंगजेब का पुत्र था अकबर सेकेंड, और औरंगजेब की जो नीति थी, और औरंगजेब की आप जानते हैं कट्टर मुसलमान थे भाई साहब, कट्टर सूरी मुसलमान थे, कट्टर जो है मुसलमान थे। और उन्होंने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे। आप जानते हैं इस बात को, मैं पढ़ा चुका हूँ औरंगजेब की बातें। ठीक है, जजिया कर लगाया था, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे। जहां पर अकबर, मैं अकबर सेकंड की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अकबर की बात कर, जहां पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी लोगों ने, इन सभी जो शासकों ने, मुगल शासकों ने हिंदू को भी वही दर्जा दिया जो मुस्लिम को देते थे। ठीक है, ज्यादा भेदभाव नहीं किया था, ज्यादा प्रताड़ित नहीं देखे। लेकिन औरंगजेब एक कट्टर क्या थे, मुसलमान थे, और हिंदू को प्रताड़ित करना चाहते थे, उन पर जजिया कर भी लगाया था। और जजिया कर के बारे में मैंने कहा था कि गैर मुस्लिम द्वारा जो है दी जाने वाली ऐसा कर, जो सिक्योरिटी के लिए दी जाती थी, ऐसा जिसको हमने क्या कहा, जजिया कर। तो मुस्लिम के अलावा जितने भी है वो क्या है, जजिया कर पटाए नहीं। चलिए, तो हिंदुओं से जज्जा कर जाने लगा, कट्टर थे। और इसी नीति का विरोध किसने किया था, इसी नीति का विरोध, ठीक है, इसी नीति का विरोध किसने किया था भाई साहब, इसका विरोध औरंगजेब, इसी नीति का विरोध किया था अकबर सेकेंड ने। तो अकबर सेकेंड जब ये चीज विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, तो औरंगजेब को आया था बहुत ही गुस्सा कि मेरे ही पुत्र ही मेरा विरोध कर रहे हैं। और यदि कोई करता तो अलग बात थी भाई साहब, शासन प्रशासन में मैं हूं और मेरे ही पुत्र विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो औरंगजेब अकबर को सबक सिखाना चाहता था। अरे भाई, यहाँ पिता पुत्र है तो एकदम गले मिलकर उसको जो समझाएंगे नहीं, यहाँ सीधा गले ही काट देते हैं। समझिए, ठीक है, मुगल में या कोई भी शासन प्रशासन में अगर विद्रोह होता है तो बेटा हो, भतीजा हो, कोई कोई नहीं बख्शता। तो अकबर सेकेंड जानता था कि औरंगजेब, इनके पिता, मुझे मार डालेंगे। ठीक है, ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, गली गली खोज रहे हैं। और इसके चलते आपको देखने को मिला था, आप जानते ही हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये अकबर क्या किए थे, भग गए थे। अकबर क्या हो गए थे, फरार हो गए थे, भग गए थे। और फरार होकर वो दक्षिण में गए थे, दक्षिण में चुके थे। और कहा जाता है कि ये मराठों के यहाँ शरण ले ली थी। ठीक है, क्या है, मराठों के यहाँ क्या लेते, शरण लेते। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि मराठा और मुगल के बीच जो संबंध अच्छे थे, शरण ले रहे थे। क्यों शरण ले रहे थे, क्योंकि इनके पिता ने संभाजी को 7,000 का मनसब सौंप दिया था। तो संबंध अच्छे थे। तो आप अगर, आपका अगर मान के चलिए लड़ाई झगड़ा फैमिली के साथ होता है, तो खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आप कहीं भग जाए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, आपके जो संबंधी, आपके जो जानकार है, ठीक है, जो भी है, फूफा, मामा, मौसा, जो भी है, जो भी आपका जो फ्रेंड वर्ग है, जो भी है, उसके पास ही जाएंगे ना भाई। तो वही किया अकबर सेकंड ने, क्या किया, वो मराठा के पास चले गए। ठीक है, संभाजी के पास चले गए और शरण ले लिए। ठीक है, मराठा के पास चले गए और उन्होंने क्या किया, शरण ले लिया। और अब जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो क्या हुआ, औरंगजेब को पता चली तो देखने को मिला
कि संभाजी को ही किया जाता है, संभाजी को ही मार देते हैं। औरंगजेब जो है संभाजी की हत्या कर देते हैं। और हत्या का कारण क्या बताया? हत्या का कारण है कि यहाँ पर अकबर द्वितीय की क्या किया गया था? वो शरण दिया गया था, अकबर द्वितीय का संरक्षण किया गया था। कौन? संभाजी। लेकिन ये चीज आपको पॉइंट भी याद रखनी है, ठीक है? चलिए मैं यहां लिख देता हूं, संभाजी वर्सेस औरंगजेब, औरंगजेब। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि औरंगजेब ने क्या किया था, ठीक है? औरंगजेब ने संभाजी की क्या कर दी थी भाई साहब? हत्या कर दी थी। और हत्या का कारण क्या बताया था? ठीक है, कारण ये था कि अकबर सेकेंड को शरण देने के कारण, शरण शरण देने के कारण, ठीक है, अकबर सेकेंड को शरण देने के कारण क्या किया था? संभाजी को क्या किया गया था? मार दिया था, ठीक है। और इसके लिए हत्या कराने के लिए, अरे भाई औरंगजेब थोड़ी चाहेगा हत्या। मुबारक खां नामक एक व्यक्ति, एक सिपाही, ठीक है, इसका क्या है? सेनापति। किसका सेनापति है भाई? औरंगजेब का सेनापति जो मुबारक खां है, ठीक है, मुबारक खां है। इन्होंने ही संभाजी की हत्या की थी। और जो हत्या जो है वो किस युद्ध, वो जो युद्ध है, ठीक है, जिस युद्ध में संभाजी मारे गए थे, वो जो युद्ध है वो है संगमेश्वर, संगमेश्वर का युद्ध। और संगमेश्वर का युद्ध जो हुआ था 1689 में। और 1689 में इसी युद्ध में संभाजी वर्सेस संभाजी वर्सेस क्या हुआ था? मुगल से लड़े थे, क्या है? मुबारक खां, मुबारक खां, ठीक है। और यहाँ पर संभाजी की क्या कर दी गई थी भाई साहब? हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपको ये भी याद रखनी है, संभाजी की पत्नी, संभाजी की पत्नी है येसु बाई, और इनका पुत्र है शाहू। संभाजी की पत्नी यशोबाई और इनका पुत्र साहू, ये दोनों को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था और कैद कर लिया था। कैद कर मुगल कारागार में डाल दिया गया था। मुगल कारागाह में क्या किया गया था भाई साहब? डाल दिया था। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि औरंगजेब बशर्ते इतना कि चलिए इनके पुत्र को शरण दिया, उतने में ही मार डाला। आपको थोड़ी चीजें और गहराई में सोचनी पड़ेगी, थोड़ी समझनी पड़ेगी कि क्या औरंगजेब इतने में ही कि और उनके जो पुत्र अकबर सेकेंड को संभाजी द्वारा शरण दिया गया था, जिसके कारण से ही मारे, जिसके कारण से संगमेश्वर का युद्ध हुआ, जिसके कारण से ही जो मुबारक खां को भेजा गया संभाजी को मारने के लिए, इतनी सी बातें हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये सिर्फ मौका था, एक मौका था, मौका ढूंढ रहे थे। और वो मौका क्या था? राज्य के विस्तार का मौका था, ठीक है। उनको एक मौका मिल गया और वो क्या था कि मुगल जानते हैं, ठीक है, मुगल क्या करना चाह रहा है भाई साहब? मुगल राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, ठीक है। और मुगल राज्य का विस्तार करेगा, ठीक है, तो उसके लिए जो रोड़ा है वो मराठा है। हालांकि दिखावे के लिए संबंध अच्छे बनाए थे, लेकिन अंदर ही मन ये चाहता था कि वो राज्य का विस्तार करे, सभी चाहते हैं। और इसके अंदर गोलकुंडा और बीजापुर को भी क्या किया था? उनको पराजित किया था। मराठा को करना चाहा, लेकिन अच्छे संबंध बनाए थे। बाद में जब मौका मिला, ठीक है, एक बहाना बना कि भाई साहब मेरे पुत्र को वो शरण दिया था, एक बहाना बना जिसके कारण से संभाजी की हत्या कर दी, ठीक है। बाद में इनका क्या हुआ भाई साहब? अकबर सेकंड का क्या हुआ? अकबर सेकंड बाद में कहाँ भाग जाते हैं? निकल के फारस भग जाते हैं। और फारस भग कर, ठीक है, फारस भग कर ये क्या करते हैं? यहाँ पर इनकी ही मृत्यु हो जाती है। एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि औरंगजेब अपने पुत्र को ढूंढते दक्षिण में ही निकले थे। हालांकि जो है इन्होंने मुकाबला मुबारक खां से करवाया था, लेकिन दक्षिण में जब निकले थे तो कहा जाता है औरंगजेब का जो है लगभग 25 वर्ष दक्षिण में ही बीता था। और दक्षिण में जो अहमदनगर है, अहमदनगर जो
जो आपके जो बहमनी राज्य से अलग हुए उसी अहमदनगर में ही 1707 में 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो ये कहानी थी भाई, ये बातें थी किसकी, ठीक है, मराठा और मुगल के बीच। तो यहाँ पर संभाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और संभाजी की मृत्यु का बस इतना ही कारण था कि वो अकबर सेकंड को शरण दिया था, बस इतनी ही भाई साहब की गलती हो गई। चलिए अब देखिए संभाजी के बाद जो शासक बनेंगे, जो छत्रपति बनेंगे, नेक्स्ट छत्रपति जो बनेंगे संभाजी के बाद, वो कौन होगा भाई साहब, वो होगा राजा राम। राजा राम, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि आपको पता है, उनके बाद कौन बनेगा, राजा राम बनेगा, शिवाजी का छोटा पुत्र। तो राजा राम तो बनेगा भाई साहब, लेकिन राजा राम को ये डर सताने लगा था। ये 1689 में बनते हैं, 1689 से 1700 ईस्वी तक रहते हैं। लेकिन राजा राम को भी क्या सताने लगा था, डर सताने लगा था। और डर किसका सताने लगा था, ठीक है, जब ये शासक बनते हैं तो ये डर सताने लगा था, ठीक है, सताने लगा। और डर सताने लगा किस बात की, कि मुगल मुझे मार डालेगा, ठीक है, मुगल मार डालेगा। कहने का मतलब है मुगल में कौन है, औरंगजेब मार डालेगा, औरंगजेब, क्योंकि इनके भाई, इनके बड़े भाई संभाजी को मार दिया था। अगर कुछ भी गलती होता है, ठीक है, तो ये मुझे मार डालेगा। याद रखिए इतिहास में मराठा में एक ऐसा पहला व्यक्ति है कि छत्रपति होते हुए भी अपनी गद्दी पर कभी नहीं बैठा, ठीक है, याद रखिए छत्रपति होते हुए भी, होते हुए भी, हुए भी अपनी गद्दी पर, अपनी गद्दी कहने का मतलब है मराठा गद्दी, ठीक है, मराठा गद्दी पर, मराठा गद्दी पर कभी नहीं बैठा। और कभी नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा भाई साहब, उनको डर सताने लगा था जैसे ही शासक बने। हालांकि तो शासक बन गए, हालांकि छत्रपति बन गए, लेकिन औरंगजेब का जो खौफ था वो इनके मन से बाहर ही नहीं जा रहा था। वो दर दर भटक रहे थे, कहीं किसी स्थान जा रहे थे, ठीक है, कभी ये प्रतापगढ़ में जा रहे थे, प्रतापगढ़ के किले पर जो है वो जा रहे थे, कभी ये पनहादा जा रहे थे, इनके पिताजी शिवाजी ने पनहादा के किला को जीता था बीजापुर से, ठीक है, कभी ये जिंजी जा रहे थे, जिंजी में कहा जाता है कि 8 वर्ष तक जिंजी में ये रहे, और कभी ये जो है सतारा गए थे। तो इस प्रकार से इनका जो है भगने का, कहने का मतलब है दर दर भटकने का जो है जो सिलसिला है, प्रतापगढ़ से पनहादा, पनहादा से जिंजी, जिंजी से सतारा, इस प्रकार से ये भटकते रहे जब तक जो है ये जीते रहे, जब तक ये छत्रपति है तब तक ये भटकते रहे, कभी गद्दी पर बैठे नहीं थे, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्दी ये डर के मारे, ठीक है, ये डर के मारे बहुत ही जल्दी राजा राम क्या हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं बनते। उनके बाद जो बनने वाले हैं राजा राम का, अगर राजा राम की हम बातें करें, तो राजा राम की बातें करें तो राजा राम का एक जो है पुत्र है। पहली बात तो इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो पत्नी जो है क्या है, ताराबाई, ताराबाई। और पुत्र जो है वो कौन है भाई साहब, पुत्र है शिवाजी सेकंड। कौन सा है, शिवाजी सेकंड। और शिवाजी सेकंड के बारे में याद रखिए, शिवाजी सेकंड इस समय नाबालिग है, नाबालिग है। क्यों नाबालिग क्यों है भाई साहब, अरे नाबालिग है तो नाबालिग है भाई, उम्र नहीं हुआ है, तो नाबालिग है क्योंकि बहुत ही जल्द राजा राम डर के मारे, ठीक है, ये अपने पद जो है खाली कर देते हैं। और शिवाजी जो है नाबालिग है ये बनते हैं। लेकिन नाबालिग होने के कारण, नाबालिग होने के कारण जो ताराबाई है इनकी माता, ठीक है, इनकी माता ताराबाई इनकी संरक्षिका, संरक्षिका के रूप में ये शासन प्रशासन को चलाती है। हालांकि नाम मात्र का शासन शिवाजी का रहेगा, ठीक है, शिवाजी का नाम मात्र का शासन रहेगा, ताराबाई इस शासन प्रशासन को चलाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नाबालिग है, पूरी तरह से बालिग नहीं। क्लियर है बातें, चलिए चलिए क्लियर है बातें, बस जो है
फिर से 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। चलिए चलते हैं, हम देखेंगे, अब बात करेंगे शिवाजी 2। शिवाजी सेकेंड जिसका कार्यकाल 1700 से लेकर 1707 तक। तो जैसा कि मैंने कहा, शिवाजी सेकेंड क्या थे, ये एक नाबालिग क्या था भाई साहब, नाबालिग छत्रपति था, शासक था, छत्रपति था। ठीक है, और इनके संरक्षिका वो कौन थी भाई साहब, ताराबाई। ताराबाई, और ताराबाई इनकी क्या है, इनकी माताश्री। ताराबाई माताश्री ने ही क्या किया था, मुगलों का विरोध किया, इनने भी क्या किया था, मुगलों का विरोध जताया था, मुगलों का विरोध इन्होंने भी क्या किया था, ताराबाई ने किया था। चलिए आगे हम बात करें, ये जो समय है, याद रखिए ये जो समय है 1700 से लेकर
जो 1707 का समय है वो क्या कहलाता है भाई साहब, वो मराठा का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। ठीक है, मराठा स्वतंत्रता क्या है, संघर्ष कहलाता है। मराठा स्वतंत्रता संघर्ष, मराठा अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है मुगलों से, क्योंकि मुगलों का जो है यहाँ पर देखने को मिला तो बहुत बड़ा रोल प्ले था, मुगलों जो है पूरा हावी हो गए थे। लेकिन यहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 1707 में, 1707 एक चीजें आपको याद रखनी है, 1707 में क्या हुआ था भाई साहब, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके पुत्र, इनके जो कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। एक पुत्र जो है अकबर सेकेंड, तो पूरी तरह से अकबर सेकेंड वो भाई साहब निकल लिए फारस, वो निकल लिए कहाँ पर, फारस निकल लिए, विदेश निकल लिए, क्योंकि ये ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी, क्योंकि संभाजी ने इनको शरण दिया था, तो संभाजी की मृत्यु को घाट उतार दिए थे, और बाद में ये जो है फरार हो गए थे, निकल दिए थे। अब बचे उनके 3 पुत्र, एक पुत्र थे जिसका नाम था मुअज्जम, मुअज्जम, दूसरा पुत्र जिसको कहा जाता है मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, और तीसरा पुत्र जिसको नाम दिया गया है काम बख्श, काम बख्श, मोहम्मद मोजम, मोहम्मद आजम, काम बख्श। और देखिए आपको देखने को ये मिलता है कि तीनों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे। इनके जो 4 पुत्र थे, और ये अकबर तो निपट लिए चले गए जो है फारस, और इन तीनों के मध्य, इन तीनों के मध्य क्या हुआ था भाई साहब, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। ठीक है, कि पिता के बाद कौन बैठेगा, इसके लिए संघर्ष हुआ था, गद्दी पर कौन बैठेगा, और जीता कौन। ठीक है, मुअज्जम जो है, इनका जो बड़ा पुत्र मुअज्जम क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, और मुअज्जम जीतने के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, याद रखें मुअज्जम का ही दूसरा नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ये क्या बनता है, ये शासक बनता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा, मैं ये भी बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तरवर्ती पर्वती जो है मुगल शासक आएंगे, उनमें उतना दम नहीं है जो राज्य को, शासन को पूरी अच्छे ढंग से चला सके। जैसे हुमायूं ने चलाया था, जैसे बाबर ने चलाया था, जैसे जहांगीर ने चलाया था, जहां अकबर ने चलाया था, जैसे शाहजहां ने चलाया था, जैसा औरंगजेब ने चलाया था, ऐसा कोई शासक नहीं था औरंगजेब के बाद कि इस मुगल साम्राज्य को अच्छे से संभाल सके, अच्छे से चला सके। तो एक प्रकार का औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर जो है चलने लगता है, पतन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, पतन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और कमजोर पड़ जाती है मुगल जो है। ठीक है, लगभग क्या है हो जाती है भाई, औरंगजेब की मृत्यु बाद कमजोर पड़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा, अब फिर से मैं चलता हूँ थोड़ा, हम बातें करते हैं अभी की स्थिति क्या बनी हुई है, अभी की स्थिति क्या बनी हुई है, ये है आपका, ये है आपका मुगल, ये स्थान आपका है मराठा। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये मुगल है, और मुगल में मुगल शासक कौन बन गए हैं उनकी मृत्यु के बाद, उनके पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, वो बन गए हैं बहादुर, बहादुर शाह, सॉरी बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, कौन है, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट कौन बन गए भाई साहब, बहादुर शाह फर्स्ट बन जाते हैं। और बहादुर शाह फर्स्ट यहाँ पर मुगल में शासक, मराठा में आपको देखने को मिलेगा, तो मराठा में भी फिलहाल कौन चल रहा है, शिवाजी सेकेंड चल रहे हैं, शिवाजी सेकेंड, एंड दोनों, एंड ताराबाई दोनों हैं। अरे भाई है कि नहीं, ताराबाई इनकी माँ है।
तो मराठा में भी कौन है छत्रपति के रूप में? ये क्या है छत्रपति के रूप में? कौन है? शिवाजी और ताराबाई का साथ दे इनकी माता। शासक मुगल में कौन बन के बैठा है? बहादुर शाह फर्स्ट बन के बैठा है। और आपको ये भी पता है कि इनके पिता, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट के पिता औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया था भाई साहब? औरंगजेब ने क्या किया था? मैं लिख देता हूं। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र, और संभाजी का पुत्र का नाम क्या है? साहू। इस साहू को क्या किया था भाई साहब? कैद कर लिया था। आप जानते हैं इस साहू को कैद कर लिया था, और मैंने बताया था, ठीक है, संभाजी के बारे में जब बताया था, तो संभाजी के बारे में कहा गया भाई साहब? ठीक है, हाँ, ये साहू जी, इनके पुत्र साहू जी और इस बाई, ठीक है, को ये कैद कर लिया था किसने? औरंगजेब ने। अब यहाँ पर स्थिति कमजोर है, समझिए कि बातें, मुगल की स्थिति कमजोर है और कमजोर नहीं कराना चाहते। कौन नहीं कराना चाहते? मुगल की स्थिति को और कमजोर नहीं कराना चाहता था। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। और इसी कारण से क्या किया गया था? इसी कारण से यहाँ पर जो कैद है, कौन कैद है? साहू। साहू को इन्होंने रिहा कर दिया। साहू को क्या किया? रिहा कर दिया। ठीक है, और रिहा करने का कारण क्या था? रिहा करने का कारण ये था, ठीक है, कारण ये था कि अब जो युद्ध होगा वो किसका किसका होगा? अब होगा, देखिए, साहू निकल लेगा तो क्योंकि इनके पिता के बाद यही बनने वाले थे। अरे भाई, संभाजी के बाद जो बनेंगे, संभाजी के बाद जो बनते, वो कौन बनते? इनका पुत्र बनता, साहू जी बनता अगला छत्रपति। लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद साहू जी को ही कैद कर लिए थे, तो उनका भाई बना, ठीक है, राजा राम, जो कभी बन ही नहीं सकता था, क्योंकि पहले ही मराठों ने इसको क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया था, कभी बन ही नहीं सकता था। लेकिन साहू जी की जब रिहा हुए तो साहू भी चाहेगा कि मराठा का वो छत्रपति नेक्स्ट छत्रपति बने। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन अपने चचेरे भाई, चचेरे भाई समझ गए ना? चचेरे भाई कहने का मतलब ये किसका पुत्र है भाई साहब? ये राजा राम का पुत्र है। ठीक है, ये किसका पुत्र है? राजा राम का पुत्र है। और ये किसका पुत्र है? साहू संभा का पुत्र है, संभाजी का पुत्र है। और राजा राम संभा दोनों किसके पुत्र है भाई साहब? शिवाजी के पुत्र है। ठीक है, किसके? शिवाजी के पुत्र है, मतलब दोनों भाई हैं। कंफ्यूज खा गए क्या? अरे ब्लड प्रेशर से कंफ्यूज खा गया क्या भाई? मैंने क्या कहा? साहू जो है संभाजी के पुत्र है, जिनको कैद किया गया था औरंगजेब द्वारा। बहादुर शाह फर्स्ट इनको रिहा कर देते हैं। ठीक है, और साहू जी और शिवाजी के बीच क्या रिलेशन है? चचेरे भाई है। क्यों? क्योंकि शिवाजी का पुत्र, शिवाजी सेकेंड का पुत्र राजा राम है, और साहू का, सॉरी, शिवाजी सेकेंड का पिता राजा राम है और साहू का पिता संभाजी है। और संभाजी और राजा राम के पिता कौन है भाई साहब? शिवाजी है। इस प्रकार से साहू और शिवाजी सेकेंड के मध्य जो संबंध है वो क्या है? चचेरे भाई का है, चचेरे भाई का है। और इनके बीच ही क्या होगा? युद्ध होगा। और ये भाई साहब यही चाहते थे, यही चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि क्योंकि ये नहीं चाहते कि अब जो है स्थिति कमजोर पड़ गई है इनके पिता के बाद, औरंगजेब के बाद मुगल थोड़ा कमजोर हो गया, तो और कमजोर हो जाए और मराठा जो हावी हो जाए। ठीक है, याद रखिए, याद रखिए, पूरे इतिहास में अगर अगर कोई मुगल का अगर कोई मुगल का स्थान ले सकता है, मुगल की जैसी साम्राज्य को विस्तार कर सकता है, तो वो मराठा है। ठीक है, पूरे इतिहास में अगर मुगल का जो स्थान ले सकता है वो क्या है? मराठा है। ये बात अंग्रेजों ने भी मानी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भी इस बात को मानी थी। अंग्रेजों ने ये भी कहा था कि मैसूर भी थोड़ी बहुत जो है वो ले सकता है, लेकिन मैसूर जो है, जब ये हार जाते हैं, लगातार हार जाते हैं, मैसूर जो है पूरी तरह से अंग्रेजों से ही निपट जाते हैं।
तो इनको लगता है कि अब मराठा ही है जो मुगलों का क्या होगा, स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये भाई साहब ये देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है और बाद में खुद हड़प लेते हैं अंग्रेज। चलिए बातें हैं वो करेंगे। अब बात करेंगे शिवाजी वर्सेस शिवाजी 2 वर्सेस साहू जी, क्योंकि साहू जी रिहा हो गए हैं, बहादुर शाह फर्स्ट ने, ठीक है, इनको क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है। अब बातें क्या होगी, और यहीं पर होगा खेड़ा का युद्ध। ठीक है, खेड़ा का युद्ध होगा, और खेड़ा का युद्ध जो हुआ था सन 1717 में, सन 1717 में खेड़ा का युद्ध देखने को मिला था। और इस युद्ध में जो लड़े थे वो किसके किसके बीच हुआ था भाई, ये युद्ध हुआ था मराठा वर्सेस, ठीक है, मराठा वर्सेस मराठा ही हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, मराठा वर्सेस मराठा ही हुआ था, ना कि मुगल या ना कि कोई और। अब सोचिए किसकी कैसी स्थिति आ गई है, मराठा मराठा अपने में ही लड़ मर रहे हैं, और मराठा वर्सेस मराठा एक तरफ जो है छत्रपति जो बना हुआ है वो कौन है, शिवाजी सेकेंड, शिवाजी सेकेंड। ठीक है, और इनकी जो माता है, इनकी संरक्षिका बनी है ताराबाई, और इधर से आएंगे क्या है, साहू जी, साहू जी, और साहू जी, ठीक है, ये रिहा हो गए हैं, और दोनों के मध्य जैसे कि मैंने कहा दोनों के मध्य जो रिलेशन है वो चचेरे भाई का है, चचेरे भाई का है, दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है भाई साहब, चचेरे भाई का रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में हम बात करेंगे तो चचेरे भाई है। दोनों के बीच युद्ध हुआ था, युद्ध में कौन जीतेगा, अरे कौन जीतेगा भाई, ये जीतेगा कौन, ये जीत किसको हासिल मिला, जीत या विजय किसको मिला, ठीक है, जीत कौन गया, वो साहू जी जीत गए। और जीतने का कारण क्या था, कारण सबसे बड़ा कारण है इनका साथ, इनका सपोर्ट किसने दिया था, ठीक है, इनका सपोर्ट किसने किया था, एक तो आपको जो है मुगल का सपोर्ट मिला था, और मुगल में कौन है भाई साहब, बहादुर शाह, बहादुर शाह भी है, बहादुर शाह फर्स्ट है। ठीक है, मुगल का सपोर्ट मिला था, और दूसरा सपोर्ट इसको मिला था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का इनको सपोर्ट मिला था, और मुगल से सपोर्ट मिला था, ये क्या है, मराठा। तो मराठा को मराठा से लड़वाने के लिए मराठा का भी सपोर्ट है और मुगल का भी सपोर्ट है। तो साहू जी इसी कारण से क्या होता है, जीत जाते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई साहब, साहू जी इसी कारण से जीत जाते हैं। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ये हो गया आपका खेड़ा का युद्ध, और जो है, ठीक है, अगर हम हायरार्की देखते हैं छत्रपति की तो ये आपको नजर आता है, शिवाजी बने इसकी बातें कर लिए, संभाजी बने इसकी बातें कर लिए, राजा राम की बातें कर लिए, शिवाजी सेकंड की बातें कर लिए। ठीक है, अब जो बातें हैं वो क्या है, वो साहू के बारे में बातें हैं। ठीक है, अंतिम जो है छत्रपति क्या है, साहू जी है, और साहू जी की समय से ही पेशवाओं का युग स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी, साहू। साहू का जो समय काल आपको देखने को मिलता है वो है सन 1707 से लेकर 1749 के आसपास ये देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए मराठा में आपको क्या नजर आएगा भाई साहब, मराठा में अब क्या नजर आ रहा है कि छत्रपति जो है, छत्रपति, छत्रपति जो है वो क्या है, साहू है, पहली बात है। दूसरी बात है, याद रखिए इसी साहू ने ये पेशवा शब्द जो है, इसी साहू ने पेशवा बनाया था किसको, बालाजी, बालाजी विश्वनाथ को, विश्वनाथ को। ठीक है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि साहू, ठीक है, यहां पर एक चीज और ऐड कर लीजिए तो आपको फिर से अच्छे से समझ आएगा।
यहाँ अगर मैं बात करूं संभाजी, ठीक है, इसकी बात करूं किसकी भाई साहब, संभाजी की। तो संभाजी के समय याद रखिए एक और बातें हैं कि इन्होंने जो अष्ट प्रधान है, अष्ट जो है प्रधान है, अष्ट जो प्रधान कहने का मतलब 8 मंत्रियों का जो समूह है, ठीक है, उस अष्ट प्रधान को पूरी तरह से बंद कर दिया था, उस पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ठीक है। शिवाजी द्वारा जो अष्ट प्रधान की जो नियुक्ति की गई थी, अष्ट प्रधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और बाद में आपको देखने को मिलेगा जब साहू जी आते हैं, जब साहू आते हैं तो साहू ने क्या किया था, पेशवा एक पद, देखिए छत्रपति का जो पद है, ठीक है, छत्रपति का पद है वो जो है निश्चित नहीं था। कहने का मतलब है कभी उनके पिता बनते थे, कभी उनके जो है कोई और बनते, ठीक है, पुत्र बनते थे, ठीक है, रेगुलरिटी जो थी लेकिन इनके फैमिली में। पेशवा का जो पद है पूरी तरह से निश्चित हो गया था, पूरी तरह से वंशानुगत हो गया था। इसके समय पेशवा का पद क्या है, वंशानुगत हो गया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, चलिए पद। अभी मैं बात कर रहा हूं जो बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया गया था, पेशवा बनाया गया था। पेशवा का मतलब है एक प्रकार का प्रधानमंत्री, ये चीज मैंने बात की थी, प्रधानमंत्री। और यहाँ पर साहू जी के समय, साहू जी के समय छत्रपति हालांकि जो है साहू जी थे, वास्तविक अगर शासक बोला जाए, वास्तविक शासक, ठीक है, तो वो कौन थे भाई साहब, साहू जी थे, ठीक है। लेकिन ये नाम मात्र का चल रहा था, छत्रपति तो थे लेकिन ये नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का, नाम मात्र का क्या था भाई साहब, शासक था। लेकिन शासन व्यवस्था वास्तविक रूप से कौन चला रहा था, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से कौन चला था, वास्तविक रूप से चला कौन रहा था, चला रहा था, कौन चला रहा था भाई, ये बालाजी विश्वनाथ चला रहे थे वास्तविक रूप से। तो कठपुतली की तरह समझेगा मेरी बातें, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने ही मदद की थी किसकी, छत्रपति की, मराठों से ही लड़ने के लिए, शिवाजी सेकंड से ही लड़ने के लिए। तो बालाजी को पेशवा नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, साहू जी द्वारा ही इसको क्या किया गया था, नियुक्ति दी गई थी, नियुक्त किया गया था, किसके रूप में, पेशवा के रूप में। जब पेशवा ये बन जाते हैं तो इनका ऑरा बहुत फैल जाता है। कहने का मतलब जो साहू जी का जो छत्रपति है एक नाम मात्र का छत्रपति रहकर रह जाता है, लेकिन पेशवा का जो प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। पूरा निर्णय, पूरा सभी चीजें कौन करेगा, ये बालाही जी विश्वनाथ करते हैं, कौन करेगा, बालाजी विश्वनाथ ही करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक प्रकार का जो है नाम मात्र का जो है साहू जी बन के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये छत्रपति वाली जो बातें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। जो छत्रपति वाली जो बातें हम कर रहे थे वो क्या हो, वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो बातें आएगी वो पेशवाओं पर आएगी, छत्रपति की बातें होंगी, पेशवाओं की बातें आएगी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बाजीराव बाला बाजीराव, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है पेशवा, पेशवा बालाजी, बालाजी बाजीराव, सॉरी बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो सन 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक आपको ये देखने को मिलता है इनका पेशवाओं का युग, ठीक है। ये क्या है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है पेशवाओं का युग। इनके समय से ही, इनके समय से ही मैंने कहा पेशवाओं का युग स्टार्ट हो जाता है, पेशवाओं का युग शुरू हो जाता है।
इनको याद रखिए, इनको मराठा राज्य का पुनः संस्थापक माना जाता है भाई। पुनः संस्थापक, मराठा राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। और मराठा राज्य का पुनः संस्थापक किसको माना जाएगा? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इस बालाजी विश्वनाथ के समय एक घटना घटी थी, ठीक है, एक घटना घटी थी और उस घटना को हम नाम देते हैं दिल्ली समझौता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये घटना घटी थी सन 1719 में, ठीक है। सन 1719 में एक घटना घटी थी और वो घटना क्या है? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता में कौन किसके किसके बीच हुआ था? दिल्ली समझौता किसके किसके बीच हुआ था भाई साहब? दिल्ली समझौता हुआ था एक जो है मराठा वर्सेस मुगल के बीच। मराठा वर्सेस मुगल के बीच क्या हुआ था भाई साहब? दिल्ली समझौता हुआ था। और मराठा में कौन कौन रहेंगे? एक तो छत्रपति, छत्रपति कौन है अभी फिलहाल? छत्रपति, हालांकि मैंने क्या कहा, साहू है, लेकिन चल किसका रहा है? चल विश्वनाथ का रहा है, बालाजी विश्वनाथ का रहा है, ठीक है। और पेशवा कौन बन के बैठा है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। मुगल में कौन कौन है भाई? मुगल में अब बन गए हैं, अब बन गए हैं फर्रुखसियर, फर्रुखसियर और फर्रुखसियर, और एक तरफ है फर्रुखसियर को बनाने वाले सैयद बंधु, सैयद बंधु। सैयद बंधु में आपको देखने को मिलेगा अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुल्ला अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ये नाम बहुत बार मैंने लिया है, ठीक है। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ठीक है। एक है अब्दुल्ला खां और दूसरा है हुसैन अली, हुसैन अली। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं मुगल की बात करूं, उत्तरवर्ती मुगल की बात करूं, तो पहले देखिए, पहले कौन बनता है भाई साहब? उत्तरवर्ती मुगल। और उत्तरवर्ती मुगल कब से स्टार्ट हो जाती है? सन 1707 से लेकर स्टार्ट हो जाता है। और सन 1707 में क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, थोड़ा समझिएगा इसकी बातों को, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बनते हैं, इनके पुत्र बहादुर शाह बनते हैं, बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद बनते हैं आपके फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। फिर जो है रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, जितने भी आएंगे वो अलग बात है, अभी फिलहाल इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब जहांदार शाह, जब बहादुर शाह के बाद जब जहांदार शाह बने, ठीक है, जहांदार शाह के समय क्या हुआ था? एक स्थिति ऐसी हुई थी कि जो मुगल दरबार है, मुगल जो दरबार है, वो दरबार गुटों में बट गया था, और ये मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। बट गया था, हिंदुस्तानी गुट बन गए थे, हिंदुस्तानी गुट, अफगानी गुट बन गया था, अफगानी गुट बन गया था, तुरानी गुट बन गया था, ठीक है। तुरानी गुट, अफगानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ठीक है। ये सारे जो है, और ईरानी गुट भी थे, ईरानी गुट, ये सारे गुट बन गए थे। और ये गुट अपने में ही, ये दरबार में जो गुट थे, दरबारी है, दरबारी गुट अपने में ही क्या करते थे? लड़ते झगड़ते थे, अपने में ही लड़ते झगड़ते थे। और ये लड़ते झगड़ते इसलिए थे कि मुगल का जो है अगला शासक जो भी बनेगा, कौन बनेगा? जिनका प्रभाव अधिक होगा, जो चाहेंगे, जो युद्ध में, जो, ठीक है, जो जिनका प्रभाव अधिक होगा, उनका ही कोई व्यक्ति क्या लड़े, उनका ही कोई व्यक्ति उत्तरवर्ती मुगल का शासक बनेगा। और इनके चलते हिंदुस्तानी ग्रुप का एक जो दो व्यक्ति था, दो भाई थे, इसको हम सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, सैयद
बंधु के नाम से जानते हैं। और सैयद बंधु में जैसे कि मैंने कहा अब्दुल्ला अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, हुसैन अली, हुसैन अली, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इसी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इसी सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को क्या बनाया था, शासक बनाया था, शासक चुना था। ठीक है, इसी सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को शासक चुना था। और जब बात आती है, जब इनके द्वारा ही शासक चुने गए थे, तो अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियर ने मुगल साम्राज्य का क्या बनाया गया था, वजीर नियुक्त किया गया था, ये आप जानते हैं। और हुसैन अली को, ठीक है, मीर बख्शी कहने का मतलब है, यहाँ पर मीर बख्शी कहने का मतलब है, मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी कहने का मतलब है सेनापति होता है, एक बहुत बड़ा सेना का जो है प्रमुख होता है। तो हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया गया था, अब्दुल्ला हुसैन का वजीर का पद दिया गया था। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि राज्य के प्रशासन व्यवस्था में, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था में टांग अड़ा रहे दोनों भाई, हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो फर्रुखसियर को ये जो है, ये अच्छा नहीं गए, ये जो है ये चीजें अच्छी नहीं लगी कि भाई साहब ये जो इनको तो मैं पद सौंप दिया, लेकिन ये तो राजा से भी ऊपर जाना चाहते हैं, ये तो बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसी के चलते आपको पता होगा, इसी के चलते फर्रुखसियर चाहता था कि वो सैयद बंधु को निपटा दे, सैयद बंधु की हत्या कर दे। ठीक है, और ये जब बात पता चली तो सैयद बंधु ने खुद फर्रुखसियर की हत्या कर दी, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन इसी के बीच ये घटना घटती है, इसी के बीच ये घटना घटती है दिल्ली समझौता। और दिल्ली समझौता क्या था, और दिल्ली समझौता के अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता के अंतर्गत मैंने कहा, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ, मैं मराठा और मुगल के बीच हुआ, मराठा और मुगल के बीच हुआ। और मुगल में मैंने कहा शासक कौन है, जो है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर है। और इधर है सैयद बंधु, जैसे कि मैंने कहा क्या है, सैयद बंधु, सैयद बंधु लिख दिया था, आप समझ जाइए, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। मराठा में एक तरफ है जो है आपकी कौन है, साहू बैंड बैठा है आपके, ठीक है, छत्रपति। और पेशवा कौन है, पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ, यही मैंने कहा है, बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ। और दिल्ली समझौता मराठा मुगल के बीच हुआ, और कराने वाले कौन है, मराठा की तरफ से बालाजी विश्वनाथ, और मुगल की तरफ से, मुगल की तरफ से, मुगल की तरफ से सैयद बंधु। ठीक है, सैयद बंधु में नाम लिख लीजिए, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, हुसैन अली। अब ये दिल्ली समझौता क्या है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो कराने वाले कौन है, मराठा और मुगलों के बीच, वो है सैयद बंधु और पेशवा। देखिए, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगी कि जो मराठा है, मराठा क्या करेंगे भाई साहब, मराठा क्या करेंगे, ठीक है, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपये प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मुगलों को देंगे, मुगलों को क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, ये ऐसी जो है परिस्थिति थी जहां पर जो है पूरी तरह से बोल सकते हैं पतन की ओर चला गया था, कौन, पतन की ओर चला गया था मुगल, एक तरह से कमजोर भी पड़ गए थे मराठा। तो इनके चलते जब क्या हो गया था, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता, ठीक है, तो दिल्ली समझौता के अंतर्गत मराठा क्या करेंगे, 10 लाख रुपये मुगलों को प्रोवाइड करेंगे, प्रति वर्ष देंगे भाई साहब। ठीक है, दूसरी बातें जो मराठा है, ठीक है, जो मराठा है वो मुगलों को 15,000 लगभग, 15,000 जो है मराठा सैनिक, ठीक है, मराठा सैनिक क्या करेंगे, मुगलों को देंगे, मराठा सैनिक, मराठा घुड़सवार, ठीक है, मराठा जो घुड़सवार सैनिक है, मराठा घुड़सवार, इसको देंगे, मुगलों को देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये चीजें तो है, ये 10 लाख रुपए, एक चीज और याद रखिए, ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि 10 लाख रुपए ये प्रतिवर्ष की मांग की है,
अरे भाई, मराठा से 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष की मांग मुगलों ने की है, ठीक है। और 15,000 लगभग सैनिक, घुड़सवार सैनिक की मांग की है, तो वो सैनिक तो दे देंगे। 10 लाख रुपया आएगा कहां से? आएगा कहां से? अरे भाई साहब, मैंने ये चीज बातें कही थी कि जो स्थान है, जो पश्चिमी तट का स्थान है, इस पश्चिमी तट में कृषि नाम मात्र का है, एग्रीकल्चर है ही नहीं, फार्मिंग है ही नहीं, कृषि हो ही नहीं रहा है। तो पैसा कहां से आएगा, कहां से देंगी? अपना तो गुजारा भत्ता चलाने में ही चौथ और जो है सरदेश मुखी में ही गुजारा भत्ता चला रहे थे। तो इसके लिए मुगलों ने तरकीब निकाली कि मुगलों के जो दक्षिण के एरिया है, ठीक है, दक्कन का एरिया, दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, उस दक्षिण के क्षेत्र से मराठा क्या करेंगे बदले में? मराठा क्या करेंगे? मराठा चौथ एवं सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, अब जानते हैं चौथ मतलब 1/4 और सरदेश मुखी मतलब 1/10। चौथ और सरदेश मुखी आप दक्षिण के क्षेत्र से आप वसूल सकते हैं, ले सकते हैं, तभी तो हमें 10 लाख देंगे भाई। कहां से लाएंगे आप लोग? तो इसके लिए तरकीब निकाली कि 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को आप देंगे, ठीक है। लेकिन वो कैसे देंगे कि, ठीक है, कि वो दक्षिण भारत के जो है दक्षिण दक्कन के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मराठा क्या वसूलेंगे? चौथ और सरदेश मुखी वसूलेंगे, और जो भी होगा, ठीक है, वहां से वो 10 लाख रुपया वो हमें देंगे। साथ ही साथ जो मराठा है, ठीक है, मराठा वो जो है मराठा घुड़सवार को प्रोवाइड करेगी। तीसरा नंबर एक और है कि जो शिवाजी का जो क्षेत्र है, याद रखिए शिवाजी का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? शिवाजी के जितने भी क्षेत्र थे वो स्वराज कहलाते थे, ठीक है। शिवाजी के जितने भी क्षेत्र थे वो किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? स्वराज कहलाते थे। और इसी स्वराज को कहा गया कि साहू को प्रोवाइड किया जाए, इसी जो स्वराज है वो साहू को दे दिया जाए, ऐसा मुगलों का कहना है, ऐसा मुगल कहते थे। तो दिल्ली समझौता के बारे में याद रखिए, दिल्ली समझौता जो है 1719 को हुआ था, और इसमें मराठा और मुगलों के बीच हुआ। मराठा में साहू जी एक छत्रपति थे, ठीक है। और पेशवा कौन थे भाई साहब? पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। मुगलों में शासक कौन थे? मुगलों में उस समय शासक कौन थे? फर्रुखियत थे। और इस शासक को बनाने वाले सैयद बंधु थे। याद रखिए, ये चीज एक प्रकार की फिर से कूटनीति थी सैयद बंधुओं की, सैयद बंधुओं की कूटनीति थी कि पैसा मांग रहे हैं। फर्रुखियत तो नाम मात्र का, इधर भी फर्रुखियत नाम मात्र का है, इधर भी साहू नाम मात्र का है। क्यों? क्यों सभी चीज मराठा में तो पेशवा चला रहे हैं, इधर इधर मुगल में सैयद बंधुओं का चल रहा है, उनका बोलबाला है, क्योंकि बनाया यही है। अरे भाई सब बनाए यही तो बिगाड़ यही भी सकता है, सैयद बंधु ने ही फर्रुखसियर को बनाया है। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है, ऐसा कहा जाता है कि सैयद बंधुओं ने अपने सिक्योरिटी के लिए ही, अपने लालच के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए ये 15,000 घोड़े और जो घुड़सवार और 10 लाख रुपए अपने सिक्योरिटी के लिए ही मांगे थे। क्योंकि जानते थे कि फर्रुखसियर और उनके बीच मतभेद चल रहा है, ये एक दूसरे को मारने चाहते थे। और बाद में ये भी आपको देखने को मिलता है कि सैयद बंधु फर्रुखसियर को मार देते हैं, ठीक है। और मारने के बाद एक जो नाबालिग रफीउद्दाज को शासक बना देते हैं, ठीक है। कोई बनना नहीं चाहते थे, आपको ये भी पता होगा, हम मुगल उत्तरवर्ती मुगल अच्छे से देखें। सैयद बंधु जब फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं, उसके बाद कोई भी उत्तरवर्ती मुगल का शासक बनना नहीं चाहता था। सबके मन में ये डर था, मन में ये डर था कि उत्तरवर्ती मुगल जो है शासक बनने का मतलब है षड्यंत्र को जो है न्योता देना, और षड्यंत्र को न्योता कोई नहीं देना चाहते। षड्यंत्र के अंतर्गत फर्रुखसियर मारा गया था, तो जिसको ये बना रहे उसी की हत्या कर रहे हैं। ऐसे खबर जब पूरे मुगल में जब फैली, वो कोई तैयार नहीं हुई थी। फिर उसके बाद रफी उद दज्जात को बनाया गया था, रफी उद दौला को बनाया गया था, मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया गया था। फिर उसके बाद अहमद शाह बने थे, ठीक है। फिर अंतिम अंतिम में आपको देखते हैं, और जो बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम में बनता है, ठीक है। तो ये चीजें थी, और सैयद बंधु इसी कारण से कहा जाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए मराठों से क्या मांगे थे, ये सभी और जो है मांग किए थे, ठीक है। चलिए, तो ये बात है, ये है दिल्ली समझौता। तो पेशवा जो है, सॉरी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में हम ये पूरा डिटेल में हम देखें। आगे की पेशवाओं के बारे में हम जो है बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला है।
आज की क्लास की जो है वो क्लोज करने का, खत्म करने का। आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे पेशवा से आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम जो है बाजीराव फर्स्ट, फिर लालजी बाजीराव के बारे में बात करेंगे, फिर साथ साथ ही साथ आंग्ल मराठा युद्ध की भी हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो बात करेंगे। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि अगले जो क्लास में ये खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा हम मराठा देख लें। बस इतना कोशिश करेंगे, फिलहाल तो अभी इतना ही है। ठीक है, अगले क्लास में इतना कोशिश करेंगे हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर, दुआ सलाम याद रखिए, और हमारा देखते रहिए यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। अब बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 10, 18वीं सेंचुरी की जो है जो राज्य की स्थापना के क्रम पर जो मराठा चल रहा है उसका भाग 10वां हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय। चलिए।